हाय एवरीवन। आई होप सबने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर ली होगी। ये मेरे खुद के नोट्स हैं और आई नो कि कल 14 मई को आपका एग्ज़ाम है ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस का। तो मैं इसमें सारी की सारी चीज़ें कवर कर दूँगी। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करे थे, आई होप वो आपने पढ़ लिए हों और नोट्स बना लिए हों। और अगर नहीं बनाए हैं तो ये लास्ट 30 मिनट्स का पूरा रिकैप होगा, आप इसको एक बार देख लेना। आई थिंक आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प आउट करेगा। सबसे पहले क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस की डेफिनेशन। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है? ये एक स्टडी है जहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो लोग होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, वो बिहेव कैसा करते हैं, इंडिविजुअली भी, ग्रुप के साथ भी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी और इंटरनल ग्रुप्स में भी। बस यही है उनके बिहेवियर। तो व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर? इट इज़ अ स्टडी एंड एप्लीकेशन of knowledge about how people as individual and group behave within the organization. It is concerned with the understanding, prediction and control the human behavior in the organization. मतलब सिर्फ ये assume, predict का मतलब आपको पता होगा कि आगे क्या होने वाला है उस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत सोचना, या भविष्यवाणी तो नहीं बोल सकते बट थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर लेते हैं और ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और इसकी स्टडी क्या होती है? ये दो तरीके से होती है। एक होता है इंडिविजुअल ग्रुप और ये तीन तरीके की होती है। एक होता है इंडिविजुअल, फिर ग्रुप और स्ट्रक्चर्ड। इंडिविजुअल मतलब इंसान का बिहेवियर कैसा है, ग्रुप में मतलब कि वो अपने कलीग्स के साथ कैसा है, और स्ट्रक्चर्ड का मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो भी फॉर्मेट है या जो भी स्ट्रक्चर है, जितने भी लेवल्स हैं उसके अंदर वो फिट बैठता है या नहीं। और पता है कभी कभी एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए ना हमें कुछ डेफिनेशंस लिखनी पड़ती हैं। तो ये एक डेफिनेशन है जो मैंने मेरे एग्जाम्स में लिखी थी। अगर आप याद कर सकते हो तो अच्छा है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज़ अ ब्रांच of the social science that seek to build theories that can be applied to predicting, understanding and controlling behavior in work organization। अगर नहीं भी याद होती है तो आप बेसिकली स्टार्ट कर सकते हो कि ये स्टडी और एप्लीकेशन है जिसमें हम एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को पढ़ते हैं कि वो इंडिविजुअली, ग्रुप में और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बिहेव कैसा करते हैं, ठीक है। ये उसके बाद है, अगर हम फीचर्स की बात करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आता ही आता है। फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, सबसे पहले है कि एक इंटीग्रल पार्ट है मैनेजमेंट का। फिर ये है एक ब्रांच है सोशल साइंस की, क्योंकि इसमें हमारा सोशल बिहेवियर डिस्क्लोज होता है। ये आर्ट और साइंस है, ये अल्टीमेटली आर्ट और साइंस में तो आप सब में चिपका सकते हो इसको। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, एनालिसिस करना पड़ता है ह्यूमन की टेक्निक, सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स। उसके बाद है कि हम इसको पढ़ते क्यों हैं, ठीक है। रीज़न टू स्टडी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, सबसे पहले इससे हम क्या समझ सकते हैं, ह्यूमन बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है हमें, मोटिवेशन मिलता है, कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट में हम एडजस्ट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटीज़ भी आ जाती हैं, एंड इंट्रोडक्शन टू चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हमें कुछ चेंज करना है तो हमें ऑलरेडी पता होगा कि कौन कैसा है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली उसको वो वाली पोजीशन दे देंगे या वो वाला वर्क दे देंगे। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ज़रूरत क्यों पड़ती है इस चीज़ को पढ़ने की, है कि नहीं। फिर आ जाता है नेचर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये है एक फील्ड होता है स्टडी का। फिर उसके बाद है ये एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच देता है, ये एक अप्लाइड साइंस है, नॉमिनेटिव एंड वैल्यू सेंटर्ड है। ऑब्वियसली बात है, हमारा बिहेवियर बहुत सारी चीज़ जस्टिफाई करेगा ना। ह्यूमनिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक है, ओरिएंटेड टूवर्ड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, ये सारी चीज़ें। अब देखो, कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन में कभी कभी एग्जामिनर ओबी भी लिख देता है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें, मतलब क्या क्या फैक्टर्स इस चीज़ को इफेक्ट करते हैं, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक्निक्स एंड एम्प्लॉयज़, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल इम्पैक्ट करती ही करती हैं। अब देखो, ये किसकी प्रिडिक्शन है? ये है 4 मेजर प्रपोर्शंस। ये किसने बोला था? ये आई थिंक डार्विन ने बोला था मे बी, क्योंकि उसने एक थ्योरी भी दी थी उसके फ्रेमवर्क की। तो ये 4 चीज़ें हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर फॉलो प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, फिर सिचुएशनल होता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो करना होता है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर रिप्रेजेंट अ कंसिस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, ठीक है। अब इसके स्कोप क्या क्या होते हैं? देखो 3 स्कोप हैं। ये क्या क्या चेक करता है? बिहेवियर चेक करता है इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इंडिविजुअल, स्ट्रक्चर, टेक्निक, एनवायरनमेंट, ग्रुप।
अब देखो ये हैं चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। जो चैलेंजेस होते हैं ना वही अल्टरनेटिवली अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो जो चैलेंजेस क्या क्या हैं, देखो इकोनॉमिक चैलेंजेस हो सकते हैं, प्रोडक्शन टेक्निक में प्रॉब्लम हो सकती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चेंज हो गई मतलब रिवॉल्यूशन हो गया, या फिर फ्रेमवर्क को थोड़ा सा मॉडर्नाइज करेंगे। चैलेंजेस का मतलब क्या क्या चेंज हो सकते हैं। अब आप चेंजेस के बारे में सोचोगे ना तो ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट के बारे में, लाइक उसके एनवायरनमेंट के बारे में सोच लेना। क्या क्या प्रैक्टिकली सोच के देखें तो क्या हो सकता है, प्रोडक्शन टेक्निक बदल जाएगी, आईटी बदल जाएगी, थोड़ा इन्वायरमेंट बदल जाएगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बदल जाएगा, है कि नहीं है, या फिर उनका वर्क करने का तरीका बदल जाएगा, मतलब इंटरचेंज हो जाएगा लेवल्स में, कुछ ऐसा। फिर कुछ क्रिटिकल इश्यूज़ हैं जो आते ही आते हैं। ये क्रिटिकल इश्यूज़ में पता है क्या आता है, वर्क फोर्स डाइवर्सिटी आ जाती है, जब डेमोग्राफिक्स चेंज होते हैं, मतलब पोजीशंस चेंज हो जाती हैं, या तुम्हें टास्क कुछ अलग दे दिया तुम्हारे कंफर्ट जोन से अलग, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी भी एम्प्लॉय के लिए। उसके बाद है एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्पावरमेंट के चक्कर में ना बहुत बार इंटरनल इश्यूज़ होते हैं, कुछ ऐसा होता है, तो मतलब वही है कि हम सब एक ग्रुप में काम कर रहे हैं, फिर किसी एक को अपग्रेड कर दिया, काइंड ऑफ ऐसा। ग्लोबलाइजेशन भी होता है, एथिकल बिहेवियर भी होना चाहिए। ये कुछ क्रिटिकल इश्यूज़ हैं जहाँ पे कंपनी क्या करती है, सफ़र करती है। यार देखो प्रमोशन देना है तो किसी एक बंदे को ही दे सकते हैं, दो को दे सकते हैं, सबको नहीं कर सकते ना। तो बाकी लोगों में भी चेंजेस आते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा बिहेवियर के ऊपर है। तो हमें नहीं पता कब कौन कैसा बिहेव करेगा। हो सकता है कोई ग्रुप में अच्छा हो, या हो सकता है कोई इंडिविजुअली अच्छा परफॉर्म करता हो बट ग्रुप में ना करता हो। तो आप इसको ना अगर नॉर्मल तरीके से भी सोच के देखोगे तो भी हो जाएगा। उसके बाद थोड़े चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप एक साइड याद कर लो, चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप हो जाएंगी। जैसे वर्क फोर्स डायनामिक्स से ये चैलेंज है, तो इससे अपॉर्चुनिटी क्या होगी, आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव हो जाएगी। अब अगर डेमोग्राफिक चेंज होते हैं तो ग्लोबलाइजेशन आएगा। अगर एस्पिरेशन ऑफ वर्क फोर्स होता है तो कुछ इनोवेशन होगा मैनेजमेंट में, या तो अच्छे लीडर्स आएंगे, या फिर स्वाइप होंगे, कुछ चेंजेस होंगे। एम्पावरिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब हो गया एथिकल बिहेवियर उनका, क्योंकि हम आपको भी पता है कि हम जब भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो एक सर्टेन वे में बिहेव करते हैं ना, तो ये वो है। उसके बाद आ गया रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। बेसिक तो यही है कि इनको समझना पड़ता है ह्यूमन के बिहेवियर को। अब इसमें इंडिविजुअल बिहेवियर आ गया, ग्रुप आ गया, इंटरपर्सनल आ गया, इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल आई थिंक सो आपने पढ़े होंगे। फिर है कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर। अब कैसे कर सकते हो आप किसी को कंट्रोल, या तो लीडरशिप, जो लीडर होगा उसकी बात हम सुनेंगे, या तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स ही इतनी स्ट्रांग हो कि भैया सामने वाला हमारी बात सुने, या फिर ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट ऐसा हो कि भैया सभी कोऑपरेटिव हैं, बट ऐसा बहुत रियरली होता है, या फिर हम इतने पावरफुल हों, यूज़ ऑफ पावर्स एंड सैनिटिक्स। ठीक है। फिर उसके बाद ये है रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो देखो नॉर्मल चीज़ समझ लेना कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है। ये होता है इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये हो गया ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट बहुत मतलब क्रिटिकल चीज़ होती है सच में। अ क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, द डायनामिक लाइफ गिविंग एलिमेंट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो इनडायरेक्टली अगर आप इस पैराग्राफ को समझ जाओगे ना तो चीज़ें हो जाएंगी। अ सक्सेसफुल बिजनेस शुड हैव अ गुड मैनेजर एंड अ गुड मैनेजमेंट। The manager play a vital role in different activities in trading and help the business to make profit. Successful manager should be able to control employees and acquire his goals from staff by assigning work and taking decision and directing एक्टिविटीज़। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना तो आप इसको ना एक बार बस सर्च करके देख लेना। बहुत बार पेपर में ओ बी करके भी आता है, तो उसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। और देखो अगर हम रिसोर्सेज की बात करते हैं ना, तो एक तो ह्यूमन होते हैं, एक फिजिकल होते हैं, एक फाइनेंशियल होते हैं, और एक इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज होते हैं। सब चीज़ नहीं पढ़ना है आपको, बट जो भी पढ़ोगे ना उसे सही से पढ़ के जाना। जैसे पर्सनैलिटीज़ हो गई, पर्सनैलिटीज़ क्या होती हैं कि पर्सनैलिटीज़ आर करेक्टराइज इन द टर्म्स ऑफ ट्रेड्स, कि हम बिहेव कैसा करते हैं, किसके इन्फ्लुएंस में बिहेव करते हैं, या फिर कैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो ना तो आई थिंक बेस्ट है। या आई थिंक कल एग्ज़ाम है तो आपके जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे। ये तो बस एक छोटा सा लाइक रिव्यू टाइप से। अब देखो मेन पर्पस ऑफ फॉर्मल ग्रुप्स इज़ टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन अचीव। रीजंस क्या क्या होते हैं इसके ये हैं, ठीक है, कि ग्रुप्स क्यों फॉर्म होते हैं, ये सारी चीज़ें। ओवरकम, आई थिंक ये मैंने क्वेश्चंस में भी लिखा था, ओवरकम रेसिस्टेंस ऑफ चेंज। इसके कुछ पॉइंट्स भी होते हैं और इसमें कुछ लाइक स्टेप्स भी हैं। जैसे कि सबसे पहले जब भी कुछ चेंज होता है ना तो
पहला स्टेज या तो लोग शॉक में आ जाते हैं या तो डिनाई कर देते हैं। डिनाइल मतलब कि नहीं नहीं हम नहीं करेंगे भाई, हम क्यों करें। एक तो शॉक हो गए, डिनाइल हो गया, दूसरे स्टेज में एंगर हो जाता है उनको कि गुस्सा आ गया, भैया चेंज क्यों कर दिया तुमने, या फिर फियर हो गया कि मैं कोई स्पेसिफिक चीज़ कर रही थी, फिर वो चीज़ मुझसे किसी और को दे दिया, मुझे कुछ और टास्क दे दिया, तो एक तो मुझे गुस्सा आ जाएगा और दूसरा है कि फियर हो जाएगा कि यार जो मैं कर रही थी वो किसी और को तो नहीं दे देंगे। फिर अल्टीमेटली क्योंकि हमको काम करना है, पैसा कमाना है, तो आप एक्सेप्ट कर लोगे। फिर चौथा आ जाता है कमिटमेंट। ये स्टेजेस होती हैं जब भी कोई चेंज होता है ना, तो यही होता है। पहले हम शॉक हो जाते हैं, फिर गुस्सा हो जाते हैं, फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर कमिट कर ही लेते हैं क्योंकि हमको करना ही पड़ेगा। ये ऐसे करके अगर आप ग्राफ बना सकते हो ना तो बेस्ट है। पता है ये किसका आंसर है? ये है इसका आंसर, ओवरकम रेसिस्टेंस टू चेंज। कभी कभी अगर आपको कुछ डायग्राम्स वगैरह किसी भी चीज़ के याद है ना तो प्लीज़ बना के आना। 6 चेंज अप्रोच ये है: एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट, फैसिलिटेटिंग एंड सपोर्ट, नेगोशिएशन एंड एग्रीमेंट, मैनिपुलेशन एंड कॉपरेशन, एग्जिट एंड इम्प्लिसिट। अगर आपने पढ़ लिया है ना तो अच्छा है, ये सिर्फ रिवीजन के लिए आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। अगर आप ये याद कर सकते हो ना, लोवेंस फोर्स फील्ड एनालिसिस ये आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और इसकी यहाँ पे शायद लैंग्वेज थोड़ी टफ लगे आपको, इसको जल्दी से यूट्यूब कर लो और बहुत आराम से मिल जाएगा। अब ये है द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, प्रोसेस क्या होती है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की। और पता है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट को ओडी भी लिख देते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये है क्या। ओडी इज़ एफर्ट द फोकस ऑन इम्प्रूविंग एन ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी थ्रू आउट अलाइनमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी, पीपल, रिवॉर्ड एंड मैनेजमेंट प्रोसेस। ये 5 चीज़ें रट लो, सच में रट लो, बना बुनों के तो लिख ही लोगे एग्ज़ाम में। एंट्री एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, असेसमेंट, फिर फीडबैक, फिर सोल्यूशन, फिर इवोल्यूशन। प्रैक्टिकली भी तो हम यही करते हैं। सबसे पहले सोचते हैं कि हो क्या रहा है, एंट्री करते हैं, फिर असेसमेंट करते हैं, फिर फीडबैक्स लेते हैं, प्लानिंग करते हैं, फिर थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करते हैं जो हमसे होता नहीं है पर ट्राई पूरा करते हैं, फिर इवेल्यूएट एंड मॉनिटरिंग। ये तो नॉर्मल है, ये तो सिर्फ मैंने तरीका लिखा था इसको ऐसे याद करने का, आपके पास कुछ अपना तरीका होगा सच में। अभी गोल कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो गोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? इट इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर कंपीटिंग गोल्स लीडिंग टू द कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इंडिविजुअल माइंडसेट। ये आपने, लेकिन इसको ना एक बार देख लेना प्लीज़। टाइप्स क्या क्या होते हैं? इंटरपर्सनल, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल, ये। और इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? या तो रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, या तो गोल ही नहीं पता हमको हमारे, या तो फिर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, रिजॉल्व कैसे करेंगे? पर प्रायोरिटाइज कर लो कि करना क्या है पहले। इंटीग्रेटेड मतलब आपस में सपोर्ट कर लो थोड़ा बहुत। कोऑपरेटिव वर्ड में ऐसा कम होता है बट कभी कभी करना पड़ता है। सपोर्ट नहीं हो रहा तो कॉम्प्रोमाइज़ ही कर लो, तभी तो प्रोग्रेस होगी। अगर आपको इनफॉर्मल ग्रुप्स नहीं आता है ना तो ख़त्म हो तुम, फिर पेपर में पता नहीं क्या ही करके आने वाले हो। तो इनफॉर्मल ग्रुप्स में क्या होता है? अरे जो हम अपने आप ही फॉर्म कर लेते हैं, ये तो बचपन से पढ़ा है हमने, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इंपॉर्टेंस क्या होती है? देखो, फ्रेंडशिप अच्छी होगी तो रिलेशन अच्छे होंगे, रिलेशन अच्छा होगा तो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन अच्छा होगा। बहुत बार ना अज्यूम कर लेना चाहिए, और इस पेपर में जितना लिख सकते हो उतना लिख के आना। लाइक लिटरली जो भी तुमको आता है ना सब लिखाना वहाँ पे, सब कुछ। बस टाइम लिमिट देख लेना कि पेपर छूट ना जाए बस। 2 तरीके के होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? पीपल हु आर इन सेम लेवल वो आपस में करते हैं। वर्टिकल में जो अलग अलग लेवल में वर्क कर रहे होते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होती है? सोशल सपोर्ट मिल जाता है, कम्युनिकेशन फास्ट हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है और डिसीजन मेकिंग में बूस्ट मिलता है आपको। अब इन्फोर्समेंट, आई थिंक ये मैंने उस नोट्स में डाला हुआ था। समथिंग दैट स्ट्रेंथन और इनकरेज समथिंग। अरे मोटिवेशन थ्योरी पढ़ी है, उसी से रिलेट कर लेना इसको। ये ना नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, नेगेटिव इसलिए होता है कभी कभी क्या होता है, पनिश कर देते हैं। पनिश का मतलब पेनल्टी लगा दी कोई। पॉजिटिव का मतलब तुमको मिल रहा है बोनस, कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी पोजीशन इंक्रीज हो गई है ऐसे करके कुछ। अब इसकी इंपॉर्टेंस और बेनिफिट क्या होते हैं? इससे क्या होता है ना, एम्प्लॉयज़ का मोरल बूस्ट हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, टाइम अच्छा हो जाता है, आपस में ही उनका चल रहा होता है सही सही। तो ऐसे अब देखो करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ओबी का मतलब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ही है। रट लो इनको, रट लो, लिटरली बोल रहे हो, इसमें तो 10 भी याद रहेंगी ना पूरा पेपर हो जाएगा।
लीडरशिप हो गई, साइंस हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, इंडिविजुअल यूनिकनेस है, अप्लाइड साइंस है, मोटिवेशन है, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट है, टेक्निक है, कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है, एथिक्स हैं, इनोवेशन है। फिर इसके 4 एक्सपेक्ट होते हैं, इनको भी रट लो। पीपल, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। पर्सनैलिटी आई थिंक 2 बार आ गया मेरे नोट्स में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मेरे को ये। द डिफरेंट क्वालिटीज़ ऑफ पीपल कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक देम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मतलब वही है कि हमारी पर्सनैलिटी अलग अलग ही होती है ना सबकी। मैं थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, कोई हम में से शाय हो सकता है, कोई कैसा भी हो सकता है, तो ऐसा। और इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। हमारी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं हमारे बचपन में जैसा भी हमारी अपब्रिंगिंग होती है उस पर भी डिपेंड करती है, जैसे साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, और थोड़ा हमारा माइंडसेट भी। फिर क्या हो गया, बिग 5 ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी। ये रट लो, ये आएगा ही आएगा। इसको बोलते हैं ओशियन, ठीक है। अब ओशियन से समझ में आ रहा है कि वो ज़्यादा ही बड़ा है। ओ का मतलब ओपननेस, मतलब इमेजिनेशन लेवल हमारा। सी का मतलब कंसिस्टेंसी, मतलब हम गोल ओरिएंटेड हैं या नहीं है। ई एक्सट्रोविज़न, मतलब सोसाइटल प्रेशर कि बाहर हमारा सोसाइटी कैसा है या हमारे चारों तरफ के लोग कैसे। एग्रीएबल, मतलब डिपेंड करता है तुम कितना ट्रस्ट कर सकते हो, तुम कितने काइंड हो। सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। और लास्ट है एन, ये है मूड स्विंग हमारे, सबके अंदर होते हैं ये, तो ऐसे बदलते हैं ना, हमें खुद भी नहीं पता होता नेक्स्ट टाइम क्या करने वाले हैं। फिर उसके बाद आ गया लर्निंग। व्हाट इज़ लर्निंग? लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रेजेंट चेंज इन द बिहेवियर ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस। अभी करेंटली हमारे उसमें क्या चल रहा है, ये वो है। थ्योरी ऑफ लर्निंग बिहेवियरल है, सॉरी बिहेवियरिज्म है, सोशल लर्निंग थ्योरी है, कंजर्वेटिव थ्योरी है। कुछ ज़्यादा ही लिख दी मैंने थ्योरी। अगर आपको 4 भी याद रहती है ना, सच में बता रही हूँ, मोर देन इनफ है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस क्या होते हैं? रेफर्स टू द चेंजेस इन विच द कंपनी और बिजनेस अल्टर अ मेजर कंपोनेंट ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन सच एज कल्चर, अंडरलाइन टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर इज यूजेस द ऑपरेशन एंड इंटरनल प्रोसेसेस। 2 तरीके के हो गए, एक हो गया अडॉप्टिव चेंज, एक हो गया ट्रांसफॉर्मेटिव। अडॉप्टिव का मतलब स्मॉल है और ट्रांसफॉर्मेटिव का मतलब लार्ज है। अब पीपल का रिएक्शन कैसा आता है चेंजेस को लेके? देखो ये क्यों चेंजेस ज़रूरी क्यों हैं? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, इंगेजमेंट के लिए, नॉलेज के लिए, नॉलेज बिल्डिंग के लिए, प्रोडक्टिविटी, प्रोफिशिएंसी के लिए, ठीक है। और इसमें पता है क्या है, पीपल रिएक्ट कैसे करते हैं? उनको ऐसा हो जाता है कि भैया जॉब चली जाएगी हमारी, या उनको लगता है हमारा स्टेटस चले जाएगा। फियर ऑफ अननोन, एंगर इज़ ऑल्सो अ कॉमन रेसिस्टेंस। मतलब अगर तुम्हारी जॉब छिन जाए ना, तो तुम जैसा भी रिएक्ट कर सकते हो वो सब लिख देना इसमें। कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या होते हैं? जस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, और ऐसा होता क्यों है, ये वो है। क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, क्लैरिटी, restoring trust, building self awareness, embracing health conflict, group dynamics, पढ़ लेना इसको प्लीज़। the social process by which people interact or behave in group, it's called group। अरे तुम्हारे यहाँ मतलब इंटरनल ग्रुप्स में जो भी चल रहा होता है ना, वो ग्रुप डायनामिक्स हो जाते हैं, चेंज होते रहते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होती है? प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, पर्सनैलिटी नहीं, पर्सनल डेवलपमेंट हो जाता है, सोशल इंटरफेरेंस होती है। बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं इसके? इनकरेज हो जाते हो आप, क्रिएटिविटी, मोरल बूस्ट हो जाता है, कल्चर अच्छा हो जाता है। ये जो 3-4 चीज़ें हैं ना, सब में लिख देना, ये तो सब में सब हो जाता है इनसे। फिर उसके बाद है ग्रुप्स किस किस टाइप के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। अगर आपको नहीं आता है तो आपको कुछ नहीं आता फिर सच में। प्राइमरी, सेकेंडरी, लार्ज, स्मॉल, अरे जो दिमाग में आ रहा है लिखाओ बस पेपर में, कसम से। अगर कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक अभी भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं अभी एक्सप्लेन कर दूँगी।